स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ट्रांजिस्टर। पार्ट सेकंड के पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट से ये लिया गया है। इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर का मीनिंग और पार्ट्स। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर ट्रांसफ़र प्लस रजिस्टर्स, दो वर्ड के आधार पर बना है कि से मिलकर बना है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा होल्स, अतः इसको बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं या द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। ट्रांजिस्टर को सामान्यतः बीजेटी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बीजेटी क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर सामान्य रूप से सिलिकॉन या जर्मेनियम का एकल क्रिस्टल होता है जिसमें 3 अलग अलग भाग होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। एमिटर, बेस और कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। उत्सर्जक तथा आधार के बीच की संधि को उत्सर्जक आधार संधि कहते हैं, जिसे JEB से लिखेंगे, JEB। उत्सर्जक तथा आधार के बीच की संधि को उत्सर्जक आधार संधि कहते हैं। एमिटर बेस जंक्शन तथा संग्राहक और आधार के बीच की संधि को संग्राहक आधार संधि कहते हैं, JCB से इसे लिखा जाता है। उत्सर्जक E बहुसंख्यक धारा वाहकों को प्रदान करता है जो ट्रांजिस्टर में मेनली धारा प्रवाह के लिए काम में लिया जाता है। इसलिए उत्सर्जक अर्धचालक को अन्य भागों की तुलना में हाईली डोप्ड करके बनाया जाता है, यानी अधिक मात्रा में मादित करके बनाया जाता है, जिससे कि बहुसंख्यक धारा वाहकों को आगे के लिए प्रदान किया जा सके। इसी से मेनली करंट फ्लो भी होता है। इसलिए एमिटर पार्ट को अधिक डोपिंग वाला बनाया जाता है या अधिक हाईली डोप्ड करके बनाया जाता है। आधार भाग पतला होता है, पतली पट्टिका के रूप में होता है, जो उत्सर्जक तथा संग्राहक के विपरीत प्रकार की अशुद्धि से कम मादित करके बनाया जाता है, जिससे कि आवेशवाहक संग्राहक तक पहुंच सके। आधार व ट्रांजिस्टर की कुल लंबाई जो होती है वो 1:150 अनुपात में होती है। इस क्षेत्र में मादन कम होता है या डोपिंग कम मिलाई जाती है। तीसरा हम देखना चाहते हैं संग्राहक, कलेक्टर। संग्राहक C भाग दोनों भागों से अधिक आकार का होता है, सबसे बड़ा आकार का बनाया जाता है, तथा यह उत्सर्जक के समान अशुद्धि का बनाया जाता है या इसमें उत्सर्जक के समान अशुद्धि मादित की जाती है। इस प्रकार उत्सर्जक और संग्राहक एक प्रकार के अर्धचालक होते हैं तथा आधार जो भाग होता है वह विपरीत प्रकार का अर्धचालक होता है। दूसरा हम देखना चाहते हैं टाइप्स। इसके ट्रांजिस्टर के प्रकार कितने होते हैं? संधि ट्रांजिस्टर के 2 टाइप्स होते हैं, NPN तथा PNP। NPN प्रकार के ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आधार तथा संग्राहक NPN प्रकार के ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक तथा संग्राहक N प्रकार का होता है तथा बेस जो होता है वो P प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है। जबकि हम दूसरे टाइप के ट्रांजिस्टर में देखना चाहें, PNP प्रकार के ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक तथा संग्राहक P टाइप का होता है तथा बेस जो होता है वो N टाइप का होता है। यहाँ हम देखेंगे दो हमने संधियाँ बना रखी हैं, उत्सर्जक और आधार के बीच में, यानी एमिटर और बेस के बीच में, दूसरी है बेस और कलेक्टर के बीच में।
उत्सर्जक और बेस के बीच की जो संधि है उसे हम कहते हैं उत्सर्जक आधार संधि, और बेस और कलेक्टर के बीच की जो संधि है उसे हम कहते हैं संग्राहक आधार संधि। संग्राहक आधार संधि, कलेक्टर बेस जंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंबल्स के आधार पर इन्हें दो प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। ये जो सिंबल्स हैं ये एनपीएन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर्स के लिए होते हैं। पहला हम देखते हैं, यहाँ एरो का जो साइन है, तीर का जो साइन, एमीटर पर जो तीर का साइन है वो निम्न बातों को व्यक्त करता है। पहला बताता है पोजीशन ऑफ एमीटर, पोजीशन ऑफ एमीटर। दूसरा बताता है करंट डायरेक्शन, और थर्ड टाइप यहाँ पर बताता है टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। यानी इस एरो के आधार पर हम ट्रांजिस्टर में धारा की दिशा बता सकते हैं, ट्रांजिस्टर का प्रकार बता सकते हैं तथा उत्सर्जक की स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। ये हम देखना चाह रहे हैं, ये जो ट्रांजिस्टर है जिसमें एरो अंदर की ओर है, एरो जो है अंदर की ओर, यानी धारा एमीटर से प्रवेश कर रही है, इसलिए यह ट्रांजिस्टर होगा पीएनपी। पीएनपी अगर धारा जो है वो अंदर की ओर प्रवेश करती है तो इसका मतलब है धारा की दिशा जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। दूसरा हम यहाँ देख रहे हैं धारा की जो दिशा है बेस से एमीटर की ओर है, यानी यह जो पार्ट है ये एनपीएन है, एनपीएन। इसमें भी जो धारा है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगी। चूंकि ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं जो कि उत्सर्जक ई से आधार बी की ओर गति करते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक ई से बी की ओर गति करेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा होगी ई से बी की ओर। कन्वेंशनली जो करंट है, करंट की जो दिशा है वो बी से ई की ओर होगी। ये जो होगी ये करंट की डायरेक्शन होगी, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा है। यानी ये एरो बता रहा है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तथा दूसरा टाइप जो है वो उसका पीएनपी ट्रांजिस्टर है। दूसरे प्रकार में हम देखना चाहें पीएनपी ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन, पीएनपी ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं तथा होल बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। उत्सर्जक ई से आधार बी की ओर गति करते हैं, होल जो गति करेंगे वो ई से बी की ओर गति करेंगे, अतः चिरसम्मत धारा भी उसी दिशा में प्रवाहित होगी, यानी ई से बी की ओर जो है वो धारा की दिशा है। ट्रांजिस्टर को आर्द्रता आदि से बचाने के लिए से एक खोल में रखा जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रक्चर की, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को आर्द्रता आदि से बचाने के लिए उसी किसी धातु के खोल में रखा जाता है या कवच में सील करके रखा जाता है। ट्रांजिस्टर के प्रत्येक भाग से एक धातु की लीड निकलती है, धातु की लीड निकली हुई है ये। इन लीड्स के आधार पर हम ट्रांजिस्टर का प्रकार भी पता कर सकते हैं। इन्हें कनेक्टिंग लीड्स कहते हैं। ट्रांजिस्टर में लीड का अभिधारण उनके बीच की दूरी से सरलता से किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर में आधार लीड बी, उत्सर्जक लीड ई और संग्राहक लीड सी के बीच में होता है, यानी बी पार्ट बीच में होगा ई तथा सी के बीच। संग्राहक लीड तथा आधार लीड के मध्य अंतराल अधिक होता है, यानी जो हम देख रहे हैं यहाँ पर संग्राहक तथा
बेस के बीच में गैप है वो ज़्यादा होता है, जबकि उत्सर्जक और बेस के बीच जो गैप है वो कम होता है। ट्रांजिस्टर के कवच पर या बॉडी पर संग्राहक लीड के पास एक छोटा सा डॉट साइन लगा होता है, जिसे हम पहचान कर सकते हैं कि यह पार्ट संग्राहक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी या चिन्ह मान्यताएं। चिन्ह मान्यताओं के बारे में पढ़ने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं करंट की डायरेक्शंस क्या होंगी, करंट के लिए क्या चिन्ह यूज़ करेंगे हम, जो कि पहले वाली स्लाइड में देख चुके हैं। धारा के लिए चिन्ह मान्यताएं यह हैं कि जो धारा संधि ट्रांजिस्टर में एंटर होती है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। एंटर जो करंट होगी उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो करंट है एमिटर पार्ट से एंटर होती है, इसलिए IE पॉजिटिव होगा। दूसरा हम देखना चाहते हैं कि जो धाराएं लीव ट्रांजिस्टर के पार्ट से लीव होती हैं या बाहर की ओर निकलती हैं उसे ऋणात्मक माना जाता है। जैसे NPN ट्रांजिस्टर में जो धारा है एमिटर पार्ट से बाहर निकलती हुई एरो की तरफ है, इसलिए यह नेगेटिव होगी। जैसा कि हम उत्सर्जक धारा IE PNP ट्रांजिस्टर में धनात्मक तथा NPN ट्रांजिस्टर में ऋणात्मक होती है। वोल्टेज के लिए हम रिलेशंस देखना चाहेंगे। विभिन्न वोल्टताओं को धनात्मक तब लिया जाता है जब वोल्टता को प्रदर्शित करने वाले संकेत में प्रयुक्त पादाक्षर सबस्क्रिप्ट्स जो हैं प्रथम अक्षर के संगत, फर्स्ट यहाँ पर E है, सेकंड यहाँ पर B है। प्रथम के सापेक्ष अगर दूसरा टर्मिनल जो है वो धनात्मक होता है, उदाहरण स्वरूप VEB धनात्मक होगा PNP ट्रांजिस्टर के लिए, तथा VEB ऋणात्मक होगा NPN ट्रांजिस्टर के लिए। VEB धनात्मक होगा पादाक्षर के रूप में प्रयुक्त प्रथम अक्षर E के संगत टर्मिनल B जो है वो धनात्मक होता है, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि NPN के लिए VEB ऋणात्मक होता है और PNP के लिए यह धनात्मक होता है। ये चिन्ह परिपाटी हम याद करेंगे और आगे जो भी हम सर्किट डायग्राम्स बनाएंगे या उनसे रिलेटेड जो भी डेरिवेशंस पढ़ेंगे उनमें ये काम आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाएंगे उनमें भी ये काम आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं। विन्यास, चूँकि हम किसी संधि ट्रांजिस्टर के लिए विभिन्न वोल्टेज करंट रिलेशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त करते हैं, उनके लिए हमें फंडामेंटल जो होते हैं 3 कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ने होते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। पहला हम देखेंगे यहाँ पर वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BJT। वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BJT, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है 4 टर्मिनल डिवाइस है, लेकिन हम इसे 3 टर्मिनल डिवाइस के रूप में ही यूज़ करते हैं या सामान्यतः यह 3 टर्मिनल डिवाइस के रूप में उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर के भाग E, B तथा C में इनमें से किसी एक पार्ट को हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे 2 पार्ट होते हैं इसमें, इनपुट में 2 राशियां होती हैं, इनपुट करंट या इनपुट वोल्टेज, आउटपुट में भी 2 होते हैं, आउटपुट करंट या आउटपुट वोल्टेज। दोनों द्वारों से संबंधित 4 विद्युतीय राशियां होती हैं, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। इन राशियों की एक दूसरे पर निर्भरता को विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। इनकी निर्धारणता या निर्भरता को हम ग्राफिकली या एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम ग्राफिकली ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो कि ज़्यादा सिंपल और अधिक यूज़फुल है। आउटपुट पर प्राप्त जो भी वोल्टेज या करंट होगी, इनपुट पर अप्लाइड करंट या वोल्टेज का कंट्रोल होता है या नियंत्रण होता है, जिसके आधार पर हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त करेंगे। अब हम देखते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में यानी
ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट होते हैं, उनमें से एक पार्ट को हमें कॉमन करना है, कॉमन लेना है यहाँ पर बेस को। जिसे हमने यहाँ पर लिया, ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट्स हैं ई, बी एंड सी, ई, बी एंड सी। यहाँ हमें बी पार्ट को कॉमन करना है, यानी ये कहलाएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। आई पार्ट से करंट फ्लो होगी उसे आई ई से लिखेंगे, सी पार्ट से करंट फ्लो हो रही है उसे आई सी से लिखेंगे। यहाँ पर वोल्टेज हम लेंगे, या जो जंक्शन है ई बी उसके बीच में वोल्टेज, और ये है जंक्शन बी और सी उसके बीच में वोल्टेज है। जैसा कि हम देखते हैं, बेस को इनपुट और आउटपुट दोनों परिपथों में कॉमन लिया जाता है, अतः इसे ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, भू संपर्कित आधार विन्यास भी कहते हैं। VEB पॉजिटिव और VCB नेगेटिव होती है, जैसा कि हम चिन्ह परिपाटी से पढ़ चुके हैं पहले। यहाँ पर 2 करैक्टरिस्टिक्स कर्व होंगे, इनपुट करैक्टरिस्टिक्स कर्व और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स कर्व। ये जो यहाँ पर होगा VEB एमीटर बेस के बीच में जो वोल्टेज है वो VEB, और यहाँ जो वोल्टेज होगी वो VCB। इसे भी लिखने का तरीका है कि ये पहले किस टर्मिनल की वोल्टेज है वो लेंगे, उसके बाद कौन सा टर्मिनल कॉमन है उसे हम लिखते हैं। 2 करैक्टरिस्टिक्स कर्व जो हैं इनपुट करैक्टरिस्टिक्स और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। पहला हम देखते हैं इनपुट करैक्टरिस्टिक्स कर्व। इस विन्यास में निवेशी धारा, उत्सर्जक धारा IE तथा निवेशी वोल्टता VEB के मध्य वक्र खींचा जाता है, जिसे निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। अर्थात हम ऐसा देख सकते हैं, VCEB को स्थिर रखकर, ये आउटपुट वोल्टेज है। क्या है ये? आउटपुट वोल्टेज। इससे पहले हम यहाँ देखेंगे, इस वोल्टेज को स्थिर रखकर अगर हम इस करंट तथा इस वोल्टेज में जो कर्व प्राप्त करें वह कहलाएगा हमारा निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। अर्थात संग्राहक धारा VCB को स्थिर रखकर उत्सर्जक धारा IE तथा उत्सर्जक आधार वोल्टता VEB के मध्य खींचा गया वक्र निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है, या इनपुट करैक्टरिस्टिक्स कर्व कहलाता है। तथा PNP ट्रांजिस्टर के लिए इन्हें एमीटर करैक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। PNP ट्रांजिस्टर के लिए इन्हें एमीटर करैक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। अर्थात VCB जो है वो कांस्टेंट, IE व VEB के मध्य वक्र जो हम बनाएंगे वो हमारा कहलाएगा इनपुट करैक्टरिस्टिक्स कर्व। कट इन वोल्टेज क्या होगी? वोल्टता VEB का वह मान जिससे कम मान पर धारा बहुत कम हो, थर्स्ट होल्ड या कट इन वोल्टेज कहते हैं। जैसे इस कर्व में ये जो पार्ट है ये कहलाएगा कट इन वोल्टेज, जिससे वोल्टता का वह मान है जिससे कम मान पर इस ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यह कहलाएगी कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। VEB वोल्टता का ऐसा मान जिससे कम मान के लिए उत्सर्जक धारा का बहुत कम मान होता है, इस वोल्टता को हम कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड देखते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस RI इक्वल होता है, जो कर्व हमें प्राप्त हो रहा है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इस कर्व का जो स्लोप होगा वह यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है। स्लोप में हम कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे। यहाँ पर VEB डिफरेंस के साथ में और डेल्टा E डिफरेंस के साथ में कांस्टेंट VCB, तो ये कहलाएगा हमारा इनपुट रेजिस्टेंस। जैसे हम यहाँ पर बात कर ले, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स ये ले लिए हैं, ये पॉइंट हमारा होगा 1, ये होगा IE1 और IE2, यानी डेल्टा E कहलाएगा ये। और ये जो नीचे का जो हम लेंगे ये कहलाएगा डेल्टा VB।
इसका जो स्लॉप है वो कहलाएगा इनपुट रेजिस्टेंस, डेल्टा वी ई बी अपॉन डेल्टा ई, ये थीटा होगा यहाँ पर। टेन थीटा इक्वल टेन थीटा का जो रिवर्स है, या तो हम कोट थीटा लिखें या फिर हम थीटा इसे माने, तो ये कहलाएगा हमारा इनपुट रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की। पीएनपी ट्रांजिस्टर की हम बात करेंगे यहाँ पर। पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए जो IE है वो पॉजिटिव होती है, VEB पॉजिटिव होता है, लेकिन VCB जो है वो नेगेटिव होता है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहते हैं हम। आउटपुट करंट और आउटपुट करंट है यहाँ पर IC, आउटपुट करंट IC, निवेशी धारा IE व निर्गत वोल्टा VCB द्वारा नियंत्रित होती है। या हम ऐसा कहते हैं IC जो है IE और VCB का फंक्शन होती है। IC जो है IE और VCB का फंक्शन होता है। अतः IE को कांस्टेंट रखकर हम IC और VCB के मध्य जो ग्राफ बनाएंगे, जो कर्व प्राप्त करेंगे, वो कहलाएगा हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। उसे हम कहेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। फिर से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं एक बार के लिए। पीएनपी ट्रांजिस्टर में IE पॉजिटिव होगा, VEB पॉजिटिव होगा, VCB नेगेटिव होगा। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं कि जो IC है वो IE तथा VCB का फंक्शन होती है। अतः IE को कांस्टेंट रखकर IC व VCB के मध्य बनाया गया वक्र आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वक्र कहलाता है, या निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं IE की डिफरेंट वैल्यूज़ ली हैं हमने, जैसे 0 मिली एम्पियर है ये, 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर और 50 मिली एम्पियर। डिफरेंट वैल्यूज़ पर हमने IE को कांस्टेंट किया है, और इधर हम IC तथा VCB की वैल्यूज़ नोट करेंगे तो हमारे पास इस टाइप में कर्व प्राप्त होगा। कुछ टाइप के लिए यह रेखिक होता है, उसके बाद में यह कांस्टेंट हो जाता है, ऐसा हमें कर्व प्राप्त होता है। इस कर्व को हम देख रहे हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो पार्ट है ये कहलाएगा हमारा सैचुरेशन रीजन, ये जो पूरा पार्ट है ये कहलाएगा सैचुरेशन रीजन। इस पार्ट में जहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रही है ये कहलाएगा हमारा कट ऑफ रीजन, और इससे ऊपर का जो पार्ट है या ये जो बीच वाला जो भाग है पूरा, ये कहलाएगा हमारा एक्टिव रीजन। यानी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। विस्तार से हम इन्हें देखेंगे कि निर्गम अभिलाक्षणिक 3 भागों में विभाजित हो जाता है, सक्रिय क्षेत्र, अंतक क्षेत्र और संतर्प क्षेत्र। एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन, इनका भी हम कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे एक्टिव रीजन क्या है, कट ऑफ रीजन कब प्राप्त होगा, सैचुरेशन रीजन हमें हमारा कौन सा पार्ट है। एक्टिव रीजन में क्या होता है, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, कलेक्टर जंक्शन जो होगा वो रिवर्स बायस होता है, और एमीटर जंक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड बायस होता है। एक बार फिर से हम पीछे वाले डायग्राम में चलेंगे। इस पार्ट की जो बात हो रही है ये फॉरवर्ड बायस में, और ये होगा रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में जब होगा तो हमें प्राप्त होगा एक्टिव रीजन, यानी एमीटर बेस जंक्शन होगा हमारा फॉरवर्ड बायस में, कलेक्टर बेस जंक्शन होगा हमारा रिवर्स बायस में, तब हमें एक्टिव रीजन प्राप्त होगा। IC जो होगी अप्रोक्सीमेट IE की कोटि की प्राप्त होगी हमें। कर्व पैरेलल जो हो रहा है वो इसी बात को इंगित करता है। ICO जो है वो लगभग 0 प्राप्त होगा। ICO माइक्रो एम्पियर कोटि में होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है। इस क्षेत्र का उपयोग मेनली जो होता है वो एम्पलीफायर के रूप में होता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कट ऑफ रीजन, जिसमें धारा प्रवाहित ही नहीं होती है। वीसीबी एक्सिस पर IE0 के बीच का जो क्षेत्र है वो कट ऑफ रीजन कहलाता है। यानी ये जो रीजन है ये कट ऑफ रीजन कहलाएगा। इससे नीचे का जो पार्ट है, ये अंदर का जो पार्ट है, ये कहलाएगा कट ऑफ रीजन, जहाँ पर IE कितना है 0 मिली एम्पियर। इस क्षेत्र को हम कट ऑफ रीजन कहेंगे। IE0 के बीच का जो क्षेत्र है वो कट ऑफ रीजन कहलाता है। इसमें जो कलेक्टर बेस जंक्शन है, एमिटर बेस जंक्शन है, दोनों ही रिवर्स बायस्ड होती हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट फ्लो रिवर्स बायसिंग पोजीशन में ही नहीं होता है। IC बहुत कम प्राप्त होती है और ICO नेग्लिजिबल होती है। थर्ड पार्ट हम इसका देखते हैं, सैचुरेशन रीजन। दोनों ही संधियां फॉरवर्ड बायस होती हैं। IC में VCB के साथ चेंज एक्सपोनेंशियली चरघातांकी होता है। IC में VCB के साथ चेंज एक्सपोनेंशियली यानी चरघातांकी होता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो चेंज हो रहा है ये चरघातांकी हो रहा है। चेंज जो होगा वो चरघातांकी होगा। VCB इक्वल 0 के लेफ्ट साइड में और IE के ऊपर का क्षेत्र संतृप्त क्षेत्र कहलाता है। IE इक्वल 0 के ऊपर का क्षेत्र संतृप्त क्षेत्र कहलाता है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम यहाँ पर देख सकते हैं। डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस, प्रायोगिक परिपथ ये है जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली भी ये हमारे सिलेबस में है। इसमें हम देखते हैं ये पूरा एक सेटअप होता है। यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटली सेटअप में हम यहाँ पर आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। आर आउटपुट या डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस डेल्टा VCB अपॉन डेल्टा IC एट कांस्टेंट IE। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर हम यहाँ से फाउंड कर सकते हैं, जिसे हम अल्फा DC से लिखेंगे, अल्फा DC और अल्फा AC। अल्फा DC इक्वल में डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE एट VCB कांस्टेंट। अल्फा DC हम यहाँ से लिख सकते हैं IC अपॉन IE, सॉरी यहाँ हम देखना चाह रहे हैं अल्फा DC इक्वल में IC अपॉन IE, अल्फा DC इक्वल IC अपॉन IE और अल्फा AC इक्वल में डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE VCB कांस्टेंट हो। इस कंडीशन में हम ये प्राप्त कर सकते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। स्थैतिक और गतिक, स्थैतिक जो होता है उसको हम DC से डिनोट करते हैं तथा गतिक को हम AC से डिनोट करते हैं। अल्फा AC की जो वैल्यू है 0.95 से 0.99 के मध्य प्राप्त होती है। ये हमारा इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जिसमें कि हम यहाँ पर विभव विभाजक काम में ले रहे हैं। ये विभव विभाजक है, बैटरी है हमारे पास में VEE, एमिटर बेस जंक्शन के बीच में बेस को हम यहाँ पर ग्राउंडेड करेंगे। इसके बीच में जो हमने मिली एमिटर लिया है वो IE को मापेगा तथा एक मिली वोल्टमीटर लिया है उसको हमने यहाँ पर VEB से शो किया है। चूँकि इस परिपथ में हमने देखा कि ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए एमिटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस दिया जाता है तथा कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायसिंग दी जाती है, जिस आधार पर हम यहाँ पर वोल्टमीटर एमीटर को पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में संयोजित करेंगे। थैंक यू।